अच्छा, ये वाली जो बॉल है, अस्सलाम वालेकुम, ये जो बॉल है और एक ये बॉल है, इसमें डिफरेंस क्या है? सर एक मिनट। मुझे लगता है कि 700 वाले का ज़्यादा होगा एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे याद आया हम लोग एक दफ़ा यही बात कर रहे थे आपसे, तो आपने कहा था कि ऑब्वियसली न्यूक्लियस मैसेंजर आरएनए साइज छोटा होगा, या जैसे 700 है तो ऑब्वियसली वो 1500 से छोटा है, तो उसकी रेप्लिकेशन ज़्यादा जल्दी होगी। जितने नहीं कम नहीं, मैसेंजर, यही छोटा बात मैसेंजर आरएनए होगा तो उसकी रेप्लिकेशन उतनी यही जल्दी बात होगी। कहना चाह रहा कि रीड जो होती है ना, रीड्स, अगर रीड्स है 1500, जहां उसकी रीड्स ज्यादा होगी, 700 वाले की रीड्स कम होगी, 700 की 7 होगी तो एक कॉपी बनेगी। ठीक है, 1500 की कितनी कॉपीज होंगी? 15 कॉपीज होगी, तो एक हम मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे मैसेंजर आरएनए का। जी, जी। और जब मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की ना, तो फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, सर से एक दफ़ा हमने यही बात की थी। ये देखो ना, इसको बनाने के लिए हमें ज्यादा मटीरियल चाहिए, इसको कम चाहिए। अगर हमारे पास जी, 30 है तो इसकी इस तरह की दो बन एग्ज़ैक्टली। जाएगी, ये इस तरह की, सॉरी, इस तरह की। ठीक है, लेकिन 30 में हुँ, इस तरह की एक ही बनेगी। हुँ, इट मींस अगर दोनों की 30 है तो इसका जी, एक्सप्रेशन ज्यादा ओके, होगा। समझ आ गई फिजा? सही। लगता है उसको समझ ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। चले, ये अब समझ इसका आ गई। माइक ऑफ है। माइक जी सर आ गई है समझ। समझ आ गई कि अगर रीड जो है किसकी ज्यादा होगी? 700 स्मॉलर वाले की। स्मॉलर वन। 100 वाले की। ठीक है, तो ये वाला इस तरह। अब हमने डिजिटल एक्सप्रेशन इसे कहते हैं। हमारे पास ये जो रीड्स वाली फाइल है ना, जो इंटरनेट के अंदर पड़ी है, इसलिए इसे कहते हैं शॉर्ट रीड आर्काइव्स, SRA जी, फाइल्स। जी। शॉर्ट रीड, रीड आर्काइव्स। ये इंटरनेट में पड़ी है। अब हमने देखना है कि हमारा डॉफ जीन किसके अंदर, कौन सा डॉफ जीन कहाँ एक्सप्रेस हुआ है, ये हम कैसे मालूम करेंगे? ये आरएनए सीक एनालिसिस से। लेकिन इट्स अ टफ जॉब, मैं सीधी बात बता रहा हूं। इसके लिए काफी कुछ करना पड़ता है, तब जाके हम ना, ठीक है, सबसे पहले जो जो नॉर्मली हम खुद करवाते हैं आरएनए सीक्वेंसिंग, फर्ज कि आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया, आपने आरएनए आइसोलेट किया, सीडीएनए में कन्वर्ट किया, फिर कंपनीज को भेज दिया, उसने आरएनए सीक्वेंसिंग कर दी हमारी। वो करने के बाद सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि आपने आरएनए आइसोलेट सही किया था। पर आपने एक मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले बेस बनाते हैं। बेस अच्छी बनती है जी सर। तो मकान अच्छा बनेगा। सही। बेस अच्छी बनने के लिए कोई ना कोई तो मेथड होगा ना, कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिससे हमें पता चले कि बेस अच्छी बनी हुई है। ठीक है, जब जी बेस सर। अच्छी बन जाती है, फिर हम देखते हैं कि ऊपर वाला मटेरियल अच्छा लगा हुआ है, फिर एट द एंड में हमारे पास एक अच्छा मकान बन जाता है। जी इसी तरह इट मीन हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है कि कैसे उसको हम मापा जाए कि ये। इसी तरह इसके अंदर भी है, अगर हमारे पास आरएनए ही अच्छा आइसोलेट नहीं हुआ, तो जो बेस ही नहीं सही बनी, तो हमारा मकान कैसे अच्छा बन सकता है, ये हमारी सीक्वेंसिंग कैसे अच्छी हो सकती है। इसलिए तो फिर हम हमें कैसे पता चलेगा अच्छा आरएनए है? क्या कह रहे हैं? सर फिर हमें कैसे पता चलेगा आरएनए अच्छा आइसोलेट हुआ है? इन्होंने ना, मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले वो आरएनए आइसोलेट करते हैं, ठीक है, फिर उसकी ना आरएनए की क्वांटिफिकेशन करते हैं। आरएनए के एक मेथड है कि ये आरएनए इंटैक्ट है, ठीक है, गलत है, तो वो सारा उसके लिए एक ना प्रोसीजर है, एक क्वालिटी पैरामीटर है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं होते जिस तरह, इस तरह क्वालिटी पैरामीटर्स जी होते सर। हैं। जब वो पास हो जाता है फिर उसकी डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर डीएनए की क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, जो उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन तो नहीं जी हुई, उसके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल तो नहीं है, जरा डीएनए जब बन जाए फिर आरएनए नहीं होना चाहिए उसके अंदर।
ठीक है, वो आरएनएस डाल देते हैं, डीएनए डिग्रेड कर देते हैं, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, उनके लिए एक अलग क्वालिटी का पैरामीटर होता है, ठीक है। जब ये सारी क्वालिटी पैरामीटर वो फिर उसके अंदर अडॉप्टर अटैच करते हैं, जो भी सारे के सारे करने के बाद जब मशीन उसको रीड करती है, मशीन उसको सीक्वेंसिंग करती है, जब सीक्वेंसिंग होने के बाद जब फाइल आती है, फिर क्वालिटी पैरामीटर होता है कि आपकी सीक्वेंसिंग सही हुई है या नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्वालिटी पैरामीटर्स जब सीक्वेंस पास आउट कर जाती है, फिर उस शॉर्ट रीड्स को, आर्काइव्स को ये इंटरनेट के ऊपर सबमिट करवा देते हैं। नॉर्मली जो हुआ होता है ना, इसके अंदर इंटरनेट के ऊपर सबमिट हुई होती है चीजें, वो नॉर्मली क्वालिटी पैरामीटर सारे करने के बाद कई रॉ डाटा जो जस्ट मशीन से आया उसको भी सबमिट करवा देते हैं। कई ऐसे होते हैं कि उसके अंदर क्वालिटी पैरामीटर सारे वो जो उसके अंदर है ना, वो सारे उसके ऊपर सॉफ्टवेयर के थ्रू वो करने के बाद फिर उसको सबमिट करवाते हैं डेटाबेस के अंदर। जी ये बात की समझ आ गई? जी 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 सर। फिर हमने नॉर्मलाइज करनी होती है चीजें। फर्स्ट किया हमारे पास 3 GB डाटा, हमने उसको 2 GB में कन्वर्ट करना है, तो एक कमांड होती है जिसके मुताबिक क्या करता है कि रैंडमली कुछ जो है ना रीड्स वो डिलीट कर देता है। जिस तरह नहीं, फर्ज किया हम एक सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग में से कुछ डाटा हम इकट्ठा करके पहले उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, बल्कि तो उसमें से कुछ हम बाहर निकाल देते हैं। सिमिलरली इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। एग्जैक्टली। फिर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद फिर इसको जीनोम के साथ मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसक्रिप्ट स्टडी करते हैं। वो ये जो सारी है ना, फास्टक्यू फाइल, क्वालिटी फाइल, फिर बैम फाइल, ये सारी डिफरेंट फाइल्स हैं, ये क्वालिटी वाली जो फाइनली जो काम करते हैं वो कफ लिंक्स, ये सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि ये आइसोफॉर्म, लेवल, एक्सप्रेशन, एस्टीमेट, एफके, पीएम एनालिसिस, ये करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि कौन सा जीन कहां और कब एक्सप्रेस हुआ है और कैसा एक्सप्रेस हुआ है। जी सर। अब ये देखो कितने सॉफ्टवेयर यूज हुए। फास्टक्यू ये फाइल है जो कि कंप्यूटर से आती है, जो मशीन से आती है, सॉरी, उसको फिर ये सॉफ्टवेयर है उसको बैम फाइल में कन्वर्ट करता है। बैम फाइल, क्वालिटी फाइल, वो सारी करने के बाद उसके अंदर ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। फिर उसको बैम फाइल को फिर कफ लिंक सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं और बैम फाइल को ही मुझे लगता है उसके अंदर डालते हैं। फिर क्या करते हैं कि मैपिंग करते हैं, जो जीनोम मैपिंग, ठीक है। फिर उसमें से एफपीकेएम ये निकालते हैं, फिर वो फिर एस्टिमेट करते हैं कौन सा जीन कब एक्सप्रेस, इसे कहते हैं डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन। ये इस तरह ये देखें डिफरेंट आइसोफॉर्म्स जो है, आइसोफॉर्म 1, आइसोफॉर्म 2, ये इसका भी एनालिसिस इनको पता लग जाता है कि रीड्स के थ्रू के फर्ज के एक आइसोफॉर्म है आपका डॉफ जीन जिसके अंदर सिर्फ 2 डोमेन है, 2 एक्सॉन्स है या उसकी लेंथ कम है, और सिमिलरली डिफरेंट जो आइसोफॉर्म्स वाला है ना उनका भी कंपैरिजन ये अच्छे तरीके से कर देता है। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखें, ये इंट्रॉन के अंदर कोई शय नहीं होती, एक्सॉन्स एक्सॉन्स एक्सॉन के साथ ये मैप करता है। और इसी तरह ये डिफरेंट प्रोग्राम्स है, मेथड्स है, सम आइसोफॉर्म्स, ये जो मैंने अभी बताइए आइसोफॉर्म्स डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे का रॉ रीड्स आए उसको रेफरेंस जीनोम के साथ, फिर वो ये सारा प्रेडिक्टेड फ्यूजन जो भी है, रेफरेंस सीक्वेंसेस, ये सारा काम हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है। लेकिन इसके लिए हमें वी नीड देखिए आरएनए की पॉपुलेशन 1, आरएनए की पॉपुलेशन 2,
फिर कंपैरिजन करते हैं, ये RPKM है, राह रीड्स है, राह काउंट्स है, TMM है, ये डिफरेंट तरह की हमारे पास ये क्वालिटी पैरामीटर चेक करने के लिए ऐसी होती है ये चीजें। फिर एक्सप्रेशन आता है। तो अब आपको ये समझ आ गई कि ये इस तरह की फिर बाद में ये हीट मैप बनते हैं, ठीक है। फिर ये प्लॉट बनाते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर ही बना देता है, डिफरेंट तरह के प्लॉट्स बना देता है PCA। और फिर आपका टिश्यू एनालिसिस है, फिर कंपैरिजन है डिफरेंट का ना, वो हमें ये जो कंप्यूटर है वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये एक्चुअली बताना था कि RNA सीक्वेंसिंग होती क्या है। मेरे यहाँ से कुछ समझ आई RNA सीक्वेंसिंग होती क्या है? यस सर। अच्छा, अब आपका काम ये है कि ये काफी मुश्किल टास्क है, क्योंकि इसके लिए ना हमें इतनी ज्यादा रीड्स को ना फिर अलाइन करने के लिए वी नीड अ सुपर कंप्यूटर। जी सर। फिर क्वालिटी पैरामीटर को चेक करना, ये वो, इसके लिए ना एक usegalaxy.org, usegalaxy.eu, ये एक है वेबसाइट, यहाँ पर ना ये एनालिसिस ऑफ RNA सीक्वेंसिंग डाटा, बल्कि ये वाला है ना, इसको हम ये इस बंदे ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे हम RNA एनालिसिस को हम वो ये देखो ये वाला ये सही है, सॉरी ये जो है ना, ये वीडियो आज मैं देख रहा था, ये देखो लोग बड़े शौक आर अंडरस्टैंडिंग ट्रांसक्रिप्शन, RNA सीक्वेंसिंग, डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन, सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग। तो ये भी वीडियो आप देखिएगा। मैं ये pre-mRNA वो जो बनता है, फिर मैच्योर मैसेंजर RNA बनता है, वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है। ये इसको थोड़ा ये देखो ना, ये डिफरेंट आइसोफॉर्म्स जो है ना आपके, जो हम डिफरेंट कर रहे हैं, हमारे पास आपके 53 है ना आइसोफॉर्म्स है ना जीन्स की, ये वो उसका भी थोड़ा सा वो बता रहा है कि कैसे उसके डिफरेंट आइसोफॉर्म्स कैसे बनती है। और फिर ये फ्रैगमेंट एनालिसिस, ये वो पॉली टेल, फिर वो फ्रैगमेंट, फिर उसकी सीक्वेंसिंग, मैप ऑन टू जीनोम, एक्सट्रैक्ट RNA फ्रॉम सेल और टिश्यूज। ये ना आप फिर ये देखो रीड्स इस तरह की होती है, वो ये वो सिर्फ वो उसके अंदर एक्सॉन्स के अंदर रीड्स मैप हो रही है। फिर बाकी वो एक्सॉन 1 2 3 ये फिर आप ना थोड़ा सा ये पढ़िएगा कि ये RPKM ये क्या होता है। अच्छा, आप इसको कैसे नॉर्मलाइज करते हैं कि एक जीन जो है 1500 बेस पेयर लेंथ है, एक ही 1000 बेस पेयर। जी सर। इसको करने के लिए पता क्या करते हैं कि इसको पता नहीं सबको किलो बेस पे रीड्स पर किलो बेस का मतलब क्या होता है 1000। जितनी रीड्स है ना उसको 1000 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। रीड्स पर किलोग्राम पर किलो बेस पर मिलियन, ठीक है। फर्ज किया हमारे पास रीड्स आई है 2500, ठीक है, और उस जीन का जो साइज है वो 1500 बेस पेयर है, उसको 2500 डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है। अगर 2500 है, अगर 700 है तो डिवाइडेड बाय 700, 2500 अगर 1500 वाला है तो डिवाइडेड बाय 1500, अगर 2500 700 है तो डिवाइडेड बाय 700, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई?
जी सर। फिर हम क्या करते हैं कि उसको डिवाइडेड बाय मिलियन, सही। इसको कहते हैं आरपीकेएम। वो इस तरह का कोई डाटा है, ये जनरेट करते हैं, फिर उससे हमें आरपीकेएम, फिर फ्रेगमेंट पर किलो बेस पर मिलियन, ये इस तरह का ये जब तक ये डाटा नहीं ना हमारे पास जनरेट होता, फिर हम उससे कोई एक रेशियोस बनती है, उस रेशियो से हमें पता चलता है कि एक जीन अगर फिर एक जीन को दूसरे जीन के साथ भी डिवाइड कर देते हैं, उसकी जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसके, फिर पता चलता है कितने फोल्ड इंक्रीज है एक्सप्रेशन इसका कितने फोल्ड। फर्ज किया एक जीन का एक्सप्रेशन एक सैंपल के अंदर 3.8 आया है, दूसरे के अंदर 0.7 आया है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फिर भी पता चलेगा कि कितने फोल्ड एक्सप्रेशन दोनों के अंदर हाई है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? नॉर्मलाइज कर, मैं बेसिक स्टैट आपको समझ आ गई है। असल में बेसिकली ये करते हैं वो, लेकिन ये कैसे करते हैं, ये कैसे फाइल तैयार करते हैं, इसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर, अभी ये एनालाइज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। आपको ये मैं बात मेरी लिहाज से मैं क्लियर कर, ये अब आपको अप्रोच समझ आ गई कि क्या है, ठीक है। अब इस अप्रोच से आपने ये एनालिसिस करना है, लेकिन ये एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर की रैम कम है, ठीक है। लेकिन आपने यूज गैलेक्सी सुना है कि उसके अंदर अगर हम शुरू में कोई हमें पास पर ऐसा डाटा मिल जाए जिसका ना डाटा कम हो, फर्ज किया जीबी में डाटा ना हो, एक जो हमारा ना उस सीक्वेंस रीड आर्काइव के अंदर वो डाटा उसका ना एमबीज में उसने सिर्फ जनरेट किया हो। अच्छा, एक सैंपल है उसने 700 एमबी डाटा जनरेट कराया, बस दूसरे सैंपल है उसका 600 एमबी डाटा जनरेट कराया, तो उस शॉर्ट जो डाटा है ना उसको एनालाइज हमारे कंप्यूटर में हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको फर्ज के एक बंदे ने एक सैंपल का डाटा ही 7 जीबी कराया हुआ है, तो उसके लिए एनालाइज करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? तो लेकिन अगर आप इस चीज में एक्सपर्ट हो गई ना, वैसे मैंने ना एक बंदा है इस्लामाबाद में होता है, उससे बात की है कि वो हमें ना सिखा दे ये सारा। अच्छा, तो मे बी मैं उनके, अगर हम ऑनलाइन उसको कहें कि आप यार हमसे पैसे ले लें, आप हमें ये सारे सिखा दें, तो मे बी वी कैन ट्राई दैट। जी सर, ठीक है, या किसी तरीके से ये, क्योंकि ये जितने भी आजकल पेपर्स है ना उसके अंदर जिसके अंदर ये डाटा ऐड हो जाए ना, वो में कई इंपैक्ट फैक्टर, हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल में और पेपर में पब्लिश हो जाता है। मेरी जल्दी समझ आई है? जी सर, जी सर। तो ये और अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश हो जाता है। लेकिन फिलहाल आप पढ़े इसके बारे में, ये जो है ना ये मैं आपको भेज देता हूँ कॉपी करके। और टीवी टूल्स वाला और जो है ना वो बहुत इजी है, उसके लिए हमें कोई हाई फाई कंप्यूटर नहीं चाहिए, वो तो आगे इसी कंप्यूटर में हो जाएगा जो टीवी टूल्स है, कल मैंने ये आपको बताए थे। उसके लिए हाई फाई किस्म का कंप्यूटर नहीं चाहिए, वो सिर्फ इधर इधर ही हो जाएगा। लेकिन वो भी बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, उससे भी बड़े अच्छे जिन वो ना हमारे पास अभी ये मैं मुबीन आपकी है ना वो आप लोगों की, उसको एक हम ना एनपी वो हम उसका ना ये कर रहे हैं एनालिसिस NPR1 जीन के ऊपर की डायवर्सिटी सिट्रस के अंदर, तो उसके अंदर हमें ये टीबी टूल्स चाहिए। ये तो ये नेचर में पेपर पब्लिश हुआ है, और इसी तरह इस तरह आप लोगों ने किया हुआ है। ये देखो ना, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट कोई 15 इंपैक्ट फैक्टर है इसका, जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ डॉग फैमिली दूरियां, ठीक है। और इसके अंदर फिर ये सारे इन्होंने सॉफ्टवेयर्स किए हुए हैं। फिर इसके अलावा नेचर में पब्लिश होना ना, लोग बड़ा फख्र समझते हैं कि हमारा पेपर ना नेचर में पब्लिश हुआ है। जी सर।
अब ये कौन सा है, एक मिनट, ये वाला, नहीं नहीं ये भी नहीं, सॉरी मैंने खोला हुआ था पहले, किधर रह गया वो, ये वाला है। अच्छा अब ये पेपर है, genome wide identification analysis of NPR1 like gene family in citrus। इन्होंने ब्रेड वीट के अंदर किया, ये हमने काम करना है सिट्रस के अंदर। इसके अंदर ये देखो, ये वो सारा वही किया हुआ है इन्होंने। ये वाला जो मैं कल आपको बात कर रहा था कि टीवी टूल्स के अंदर क्या करते हैं, अब ये वीट की ना तो 4 से 5 वाइल्ड रिलेटिव्स है, ये टीटीगम एस्टिवर, ये टीटीगम और ये वो तीसरा, ये चौथा। मेरी बात की समझ आ रही है? जी सर। इनका कंपैरिजन किया हुआ है। अब ये कंपैरिजन हमने सिट्रस की कुछ 5 से 6 जीनोम है उनका करना है। अगर आप ये सीख जाए तो फिर हम आपको ये डाटा देंगे, तो इंशाल्लाह इस पेपर में भी आप लोगों का नाम आ जाएगा। ठीक हो गया सर। ये देखो ना 4 जीनोम इन्होंने उनका वो सारा, लेकिन ये टीवी टूल्स आपने ना सीखने हैं। फिर आप एक एक काम, दो काम करने के बाद भी आपको का इंशाल्लाह ना हर पेपर के अंदर नाम, आप इंशाल्लाह आपकी पब्लिकेशंस आ जाएंगी। मुबीन का हमारा ये इस तरह का टास्क है ये इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कोई और अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाए, माशाल्लाह मालिक है। ठीक हो गया सर। इंशाल्लाह जी हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। अब तो वैसे ही बीएससी ऑनर करने तो बाद डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन ले सकते हो। हाँ सर, मैंने भी कल न्यूज़ देखी, अब अप्रूव होता है या नहीं। 3 4 5 सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ये तुसी 5-6 पब्लिकेशन कर लो तो थोड़ा वैसे ही यूएसए में, यूके में पता क्या है, अगर आपकी बीएससी के दौरान 2 से 3 इम्पैक्ट फैक्टर वाली पब्लिकेशन है ना, वो वहां वो फिर आपको एमफिल नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट आपने बीएससी ऑनर करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है फिर आपको, अगर आपकी 3 से 4 इम्पैक्ट फैक्टर वाली पब्लिकेशंस है, और वो आपकी इंशाल्लाह बन जानी है। जितनी पाकिस्तान में भी है सर, पाकिस्तान में भी हो जाता है एडमिशन डायरेक्ट पीएचडी में अगर हमारे छप जाएंगे तो। अभी वो एचईसी कर रही है कि इन्होंने मीटिंग शीटिंग की है, उम्मीद है कि वो भी करने लगे हैं कि बीएससी ऑनर के बाद डायरेक्ट पीएचडी में। क्योंकि अगर आपको ये रिसर्च एक्सपीरियंस है ना, जिस तरह अभी आप लोगों ने किया है, तो फिर तो एमएससी का एमफिल का मतलब यही होता है कि थोड़ा सा आपका रिसर्च का एप्टीट्यूड डेवलप किया जाए, फिर पीएचडी में एडमिशन दिया जाए। जी सर। तो अगर आपका बीएससी के अंदर ही रिसर्च का एप्टीट्यूड बन जाता है, then you should go for PhD studies. जी सर। चलिए जी, अल्लाह खैर करेगा। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये 2 सॉफ्टवेयर आप सीखने आप लोगों ने, आरएनए सीक्वेंसिंग ठीक हो गया और टीवी टूल्स। अल्लाह हाफिज।